नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा, मेरे साथ मेरे सहयोगी शिवपंत शर्मा इस वक्त आपके सामने है। न्यूज रूम लाइव में शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर से, जहां पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस बार फिर से जोरदार हंगामा देखने को मिला। और ये 370 यानी स्पेशल स्टेटस को लेकर जब कल सरकार की तरफ से प्रस्ताव पेश किया गया और उसके बाद स्पीकर की तरफ से उसे पास किया गया, चौथा दिन भी हंगामे भरा रहा। शुरुआत जैसे हुई इस सत्र की हुई वैसे ही हंगामा शुरू हो गया और जोरदार तरीके से हंगामा देखने को मिला। धक्का मुक्की भी हुई। जिस सदन में अपने भाषण के चलते इस सदन में शोभा बढ़ाई जाती है, भाषण के जरिए अपनी मजबूती पेश की जाती है, वहीं आज जम्मू कश्मीर के विधानसभा के अंदर धक्का मुक्की हुई। यानी ये दृश्य सीधे सीधे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखे जा सकते थे। एक दूसरे को लेकर एक धक्का मुक्की, एक शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, जोर आजमाइश की जा रही है और ये तस्वीरें अब जम्मू कश्मीर विधानसभा से निकलकर आ रही हैं। ये उम्मीद थी कि ये सत्र काफी आराम से चलेगा, क्योंकि कई सालों के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हुए। चुनाव के बाद विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, लेकिन 4 दिन हो गए, आज चौथा दिन चल रहा है। हालांकि कल से इसे स्थगित कर दिया गया है, लेकिन चौथे दिन की शुरुआत जब हुई तो चौथे दिन की शुरुआत एक बार फिर से इस जोरदार हंगामे के साथ हुई। सरकार के विधायकों जो सरकार के पक्ष में इस वक्त विधायक है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों या पीडीपी के विधायक हों या फिर जो अन्य इंडिपेंडेंट विधायक हैं, वो भी इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन में है। और धारा 370 को लेकर जो कल प्रस्ताव पेश किया गया था, आज भी उसी की भनक यहाँ पर देखने को मिली और इसका जोरदार तरीके से बीजेपी के विधायकों ने विरोध किया है। और इतना ही नहीं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो ये दृश्य आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं आपके स्क्रीन पर, या आप देख सकते हैं मार्शल्स को वहां पर बीच में आना पड़ा और इन विधायकों को वहां से बाहर निकालना पड़ा। देखिए एक एक करके कैसे इन्हें बाहर निकाला गया। यानी जहां पर अपने भाषण, मैंने पहले ही जिक्र किया कि भाषण के चलते अपनी मजबूती को पेश किया जाता है। ये सदन है, यहाँ पर अपने अपने क्षेत्रों को लेकर, अपने अपने लोगों को लेकर जो है उनके मुद्दों को रखा जाता है। लेकिन आज जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, ये सदन नहीं बल्कि एक दंगल लग रहा है, जहां पर ये धक्का मुक्की हो रही है। तो आपको बता दें कि विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन था और पहले ही दिन से कुछ इसी तरीके के दृश्य हमने यहाँ पर देखे हैं। लेकिन आज चौथे दिन सभी लिमिट क्रॉस हो चुकी है, सभी सीमाएं लांघते हुए ये विधायक जो है वो आपस में भिड़ गए। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्शल्स को यहाँ पर इंटरव्यून करना पड़ा। मार्शल्स यहाँ पर पहुंचे और इन विधायकों को एक दूसरे से दूर करना पड़ा और इस सदन से बाहर निकालना पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पहले दिन भी यहाँ पर लगातार हंगामा हुआ, जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पुलवामा से विधायक जो है वो यहाँ पर एक रेजोल्यूशन लाते हैं 370 को लेकर हंगामा देखने को मिला। दूसरे दिन ऑब्जेक्टिविटी थी, तमाम जो यहाँ पर जो पॉलिटिकल जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें कि भीम सिंह है, देवेंद्र राणा है, PS वजीर है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तीसरे दिन फिर से हंगामा हो जाता है 370 और स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर, जब सुरेंद्र चौधरी जो कि डिप्टी CM है वो एक रेजोल्यूशन लेकर आते हैं। रेजोल्यूशन आने के बाद ये पास तो हो जाता है, लेकिन पास होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो 28 विधायक और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक विधायक जो यहाँ सदन में बैठे हुए हैं, उनके द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन तेज होता नजर आया। सिर्फ सेशन में ही नहीं, सड़कों पर भी हमने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। साफ तौर से कहा गया कि असंवैधानिक तरीके से कहीं ना कहीं ये रेजोल्यूशन जो है वो स्पीकर द्वारा पास किया गया। लेकिन स्पीकर ने क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि नंबर जो यहाँ पर निकलकर सामने आई, सभी द्वारा वोट किया गया और वोट कुछ इस तरीके से नतीजे निकलकर सामने आए कि इस रेजोल्यूशन को पास करना पड़ा। ये रेजोल्यूशन अब पास हो चुका है, जिसके बाद की भारतीय जनता पार्टी लगातार बागी नजर आ रही है। आज भी लगातार कहीं न कहीं विधायकों के बीच में धक्का मुक्की देखने को मिली। चौथा दिन भी काफी ज्यादा हंगामेदार रहा और मार्शल ने कुछ विधायकों को सदन से बाहर निकाल फेंका और स्पीकर ने सदन कल तक स्थगित कर दिया है। ये जो हाउस है ये एडजॉर्न हो चुका है कल सुबह तक। कल 5वां दिन है। अब कल भी इसी तरीके का अंदेशा जताया जा रहा है कि कल भी हंगामा होगा, लेकिन हमने ये उम्मीद जताई थी क्योंकि कई सालों के बाद यहाँ पर विधानसभा सत्र शुरू हुआ है, जम्मू कश्मीर को चुनी हुई सरकार मिली है, तो उम्मीद थी कि सभी कुछ जो है वो पीसफुल तरीके से होगा, लोगों के मुद्दों को लेकर बात की जाएगी, लोगों के हित में बात होगी। लेकिन तस्वीर बिल्कुल उल्टी, बिल्कुल विपरीत नजर आई, जहाँ पर विधायक आपस में भिड़ गए और 370-35 से
स्टेटहुड जैसे मुद्दों को लेकर चर्चाएं शुरू हुई, ये बिल पास हो जाता है, जिसके बाद फिर लगातार इस तरीके के दृश्य हमने देखे। आपके सामने टीवी स्क्रीन पर एक दृश्य है जहाँ पर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी की बात की जाए, आज प्रेजेंट ये जो हाउस है, जो सदन है, वो एडजॉर्न हो चुका है, स्थगित हो चुका है। कल सुबह तक स्पीकर ने इसे एडजॉर्न कर दिया है। हमारे साथ भाजपा के नेता ताहिर चौधरी ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ताहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ताहिर जी, आपका आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, पहुंच रही है, बताइए। जी ताहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बताइएगा, बिल तो पास, यहाँ रेजोल्यूशन तो पास हो चुका है, लेकिन क्या जरूरत इतना हंगामा करने की? लोगों के मुद्दों को लेकर बात की जा सकती थी। जितने भी मुद्दे प्रज्वलित मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे जम्मू कश्मीर की जनता के हैं, लेकिन इतना बागी होना क्या सही है सदन में? देखिए, बहुत लंबे टाइम के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार का बनना और असेंबली का जब पहला सेशन स्टार्ट हुआ है पहले दिन से और आज तक, आज तीसरा दिन है, तो मुझे लगता है कि सरकार की जो एक मंशा है वो क्लियर नहीं है। उसमें कहीं न कहीं बेईमानी झलक रही है और जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने की पूरी कोशिश पहले दिन से ही की थी। पहले दिन गिरानी का नाम ले लिया गया। दूसरे दिन जो रेजोल्यूशन पास किया गया है, वो रेजोल्यूशन पास किया गया कि जिसको ऑनेबल पार्लियामेंट ने पहले ही जो चीज कर दी है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया, उस चीज के ऊपर आप बात कर रहे थे। जबकि उमर अब्दुल्ला साहब एक तरफ से कहते हैं कि मैं सेंटर की सरकार के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के लोगों के मिसाइल हल करना चाहता हूं, और दूसरी तरफ से वो इस तरह की अगर मुद्दे उठाएंगे, इस तरह की बातें असेंबली में की जाएंगी, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का आवाम इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। आज का दिन भी जाया कर दिया गया, जबकि असेंबली में जो एक इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं उनको लेकर चलना चाहिए। 370 वो इशू है जो अब वापस आने वाला नहीं है, क्योंकि जा चुकी है, इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करने की किसी को भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो चीज सुप्रीम कोर्ट ने जिसके ऊपर एक फैसला दे दिया उसके ऊपर बोलने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इनके मैनिफेस्टो में साफ तौर से लिखा गया था कि स्टेटहुड जो है वो वापस जम्मू कश्मीर के लिए रिस्टोर किया जाएगा, और आप कह रहे हैं कि मुद्दे यहाँ पर और भी हैं, उन पर बात होनी चाहिए थी। लेकिन तस्वीरें हमें साफ दिखा रही हैं कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, 28 विधायक जो इस समय अंदर बैठे हैं, उन्हीं के द्वारा ये बागी तरीके से जो है वो काम किया जा रहा है। कहीं न कहीं विक्रम रंधावा की तस्वीर हम देख सकते हैं, अन्य जितने भी शगुन परिहार है और भी काफी सारे विधायक हैं जिनको की मार्शल द्वारा बाहर फेंका गया है। देखिए, सदन के अंदर, असेंबली के अंदर इस तरह का बर्ताव सरकार की तरफ से अगर किया जा रहा है तो बिल्कुल गलत किया जा रहा है। हमारे 28 के 28 विधायकों को अपनी आवाज उठाने का हक है, क्योंकि पब्लिक के चुने हुए हमारे विधायक हैं। और मैं आपको ये चीज भी आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर दूं, अगर जम्मू कश्मीर की वोट परसेंटेज देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी का वोट तकरीबन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताहिर जी आवाज से जुड़ने के लिए। फिलहाल इस वक्त पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर से और जम्मू कश्मीर बीजेपी के बड़े नेता कविंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जुड़ने के लिए। आप सुन पा रहे हैं आवाज? कविंद्र गुप्ता जी, कैसे देखते हैं सदन का आज चौथा दिन और एक बार फिर से हंगामेदार रहा? उम्मीदें तो नहीं थी, लेकिन एक जब सरकार की तरफ से पहले तो पीडीपी ने रेजोल्यूशन पेश किया, उसके बाद सरकार की तरफ से ये पेश किया गया और इस प्रस्ताव को पास भी कर दिया गया है। अब बीजेपी ने अपना ये पक्ष जो है वो पूरी तरह से सामने रखा है, बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही है। देखिए, परसों जब पीडीपी ने ये प्रस्ताव लाया तो तब सरकार किस तरह से बोल रही थी, सिर्फ कैमरा में सबके सामने आने के लिए करते हैं। कल इन्होंने लाया और जिस तरीके से लाया वो कोई संवैधानिक तरीका नहीं है। और स्पीकर ने जिस प्रकार से रोल अदा किया है एक एजेंट की, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के एजेंट की तरह, वो भी ठीक नहीं है। और कल कांग्रेस का रुख स्पष्ट नहीं था, उसके बावजूद ध्वनि पक्ष से अपने मर्जी से पास कर दिया। विरोध करना स्वाभाविक बात है। और इस 370 के कारण से वहाँ अलगाववाद, आतंकवाद, ये परिवारवाद, ये सारी पत्थरबाजी, ये सारी चीजें पाकिस्तान तरफ की और उसके साथ ही पाकिस्तान के झंडे, ये दोबारा उस प्रकार का माहौल बनाना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं होने देगी। तो विशेष करके जो स्पीकर का आज भी रोल रहा है, जिस प्रकार से हमारे विधायकों को धक्के मार करके मार्शल्स के द्वारा वो करवाया गया है, ये कौन सहन करेगा? ये तरीका ठीक नहीं है। मैं भी
विधानसभा में स्पीकर रहा हूँ और जम्मू कश्मीर की विधानसभा बड़ी अच्छी विधानसभा है। पूरे देश में जिस प्रकार से एक समर्थन मिला था 370 को, इनका प्रेरोगेटिव नहीं है, उसके बावजूद इस प्रकार से करना चाहते हैं क्योंकि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन गुप्ता साहब, जिस तरह से आपने एक माहौल, एक हवा बनाई थी 2019 के बाद, जब धारा 370 के कुछ अंग हटाए गए थे और आपने कहा था कि बहुत कुछ बदला है, नया कश्मीर बना है, नया जम्मू कश्मीर अब बन रहा है, विकास बढ़ रहा है, बाकी चीजें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन क्या आप लोगों के बीच अपने इस जो आपका स्टैंड था, क्या असफल हो गए आप लोगों के बीच उतारने में, लोगों को भरोसा दिलाने में? लोगों का भरोसा ऐसा नहीं है, ना तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी इसको ला पाएगी, ये इतिहास बन चुका है। लेकिन जिस प्रकार से लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, ये दोबारा वेस्ट पाकिस्तान में रेफ्यूजीज के अधिकार छीनना चाहते हैं, ये दोबारा गुरखा समाज और बाल की अधिकार छीनना चाहते हैं, SC को दोबारा से वहां पर लाना चाहते हैं। हिंदुस्तान को दूर करने के लिए धारा 370 बनाई गई थी। अब इस प्रकार से पूरा एक माहौल साझगार यहाँ पर हुआ है, टूरिज्म बढ़ा है, टेररिज्म खत्म हुआ है, बुलेट खत्म हुआ है, बैलेट से सभी ने समर्थन किया। अब खास करके सरकार फिर से वही पाकिस्तान का एजेंडा लेकर के, दूसरे एजेंडा लेकर के यहाँ पर करना चाहती है, तो कभी करने नहीं दिया जाएगा। 370 हटाया गया, 35A को रिपील किया गया और अब स्टेटहुड भी जम्मू कश्मीर से छीन लिया गया। तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, कांग्रेस पार्टी थी, सभी द्वारा कहा गया कि असंवैधानिक तरीके से ये पूरी प्रक्रिया हुई है। अब क्योंकि रेजोल्यूशन पास हो चुका है स्टेटहुड का, तो अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो कह रहे हैं कि असंवैधानिक तरीके से पास हुआ है। तो लोगों के मुद्दों की बात कब होगी? ये आरोप प्रत्यारोप कब तक चलता रहेगा? लोगों के हित में, लोगों के लिए काम सरकार की तरफ से इस प्रकार का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी तो विकास का मुद्दा चाहती है और विकास के काम हम पहले भी कर रहे हैं, तो ये फिर से वहां पर माहौल खत्म करना चाहती है और लोगों को सड़कों पर फिर से नौजवानों को गुमराह करना चाहती है, जो कि नहीं होने दिया जाएगा। इसको याद रखना चाहिए कि हमने इसके लिए अपने शीर्ष नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान दिया है और जब बलिदान दिया था तो उसके बाद शेख अब्दुल्ला को 18 साल जेल में रहना पड़ा था। वो समय दोबारा भी आ सकता है, इसलिए इसको सतर्क रहना चाहिए और इस प्रकार की कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन कविंदर जी, अभी आप कांग्रेस की भूमिका को सदन के अंदर किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पिछलग्गू है पूरे देश में, जहां भी हो वो भीख मांगने वाला काम करते हैं। 2 सीटें ले ली गई, 4 सीटें ले ली, जम्मू से तो लोगों ने निकाल दिया है, अब वहां पर जाकर के करते हैं। अब उसको अपना रोज स्पष्ट करना चाहिए, ना तो इस पर राहुल गांधी बोलते हैं, ना खड़गे बोलते हैं, तो उसको अपना रोज स्पष्ट करना चाहिए। 370 पूरे देश में, अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन है, ये मुंह क्यों खोलेंगे? उसको पता है अगर हमने कोई गलत किया तो लोग हमें माफ करेंगे। उसके लिए कांग्रेस का जो डबल रोल है वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। लेकिन कविंदर जी, इतनी कौन सी मजबूरी थी भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों की और उनके साथ से जो उनके सहयोगी विधायक है, इतनी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि 5 दिन का सत्र चूंकि चल रहा है, लगातार हंगामे हो रहे हैं और आज भी हंगामा हुआ, जिसकी वजह से ये सदन चल गया। प्रस्ताव लाने की जरूरत क्या थी जब वो सदन की कार्रवाई में नहीं था, वो बाद में लेकिन मैनिफेस्टो में ये मेंशन किया गया था कि वो कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? लेकिन कविंदर जी, उनके मैनिफेस्टो में मेंशन किया गया था कि वो स्टेटहुड को लेकर स्टैंड लेंगे और उनके मैनिफेस्टो यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, ये और भी बड़े थे, उस पर विकास का कोई काम कर लेते। ये कंट्रोवर्शियल मुद्दे लाने की जरूरत क्या थी? तो पहले बिजली के लोगों को माफ की नहीं उन्होंने, जो नौकरियां देनी थी, जो रेगुलराइज करते थे, उस पर तो काम किया होगा। लेकिन कविंदर जी, एक रेजोल्यूशन आया था, इकोनॉमी का रेजोल्यूशन 1996 में, और 2000 में उसको एक डस्टबिन में फेंक दिया गया था। वो रेजोल्यूशन आज तक नहीं सामने आया है। क्या एक बार फिर से राजनीति की आड़ में रेजोल्यूशन की भी वही हालत होगी? इन्होंने जो 9 नंबर, इन्होंने तो ये भी बिल लाया था कि जो पाकिस्तान से आकर के यहाँ बच सकते हैं, इसको बिल नंबर 9 कहते थे, सेटलमेंट एक्ट जिसको कहते थे। लेकिन पहले दिन सत्र शुरू हुआ तो पीडीपी की तरफ से इस रेजोल्यूशन को पास किया गया, यानी पीडीपी चाहती है कि वो राजनीति में कश्मीर के अंदर जिंदा रहे इस मुद्दे को उठाकर। तो क्या एक मजबूरी थी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने? पीडीपी का हो गया है, एक दूसरे का वो सामना कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की कोई भी जो साजिश है उसको कामयाब नहीं होने देगी। और वो जो जन का काम किया है हमारे सुरेंद्र चौधरी ने, वो जम्मू सुन पा रहे हैं आप?
बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुखविंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुखविंदर सिंह जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सुखविंदर जी, आज फिर से हंगामा हुआ, आप सरकार में हैं और आपका दायित्व बनता है जो आपने वादे किए हैं अपने लोगों के साथ, जिन वादों के आधार पर आपने सरकार बनाई है, लेकिन सदन में 4 दिन हो गए और 4 दिन हंगामा देखने को मिला है। 5 दिन का ये कुल मिलाकर सत्र है और 5 दिन का जब ये सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा तो इसका आउटकम निकलकर क्या कुछ सामने आ सकता है? देखिए सर, कि आज तीसरा दिन था। आज फिर एक बार हमारा जो जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो था, हमने अपने मैनिफेस्टो के ऊपर काम किया है और हमारा लोगों के साथ वादा था। देखिए, ये जो मैनिफेस्टो है और जो हमारा जो रजिस्ट्रेशन को लेकर 370 को लेकर, इसमें हमारे पास हमारी सहयोगी पार्टी जितनी भी हैं उनका भी साथ है कि वो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर 370 और 35 सीट चाहती हैं बहाल हो। ये जम्मू कश्मीरी अवाम का एक मुद्दा है और इसको कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर एक बार प्रूव कर दिया है कि हम जल्द ही जम्मू कश्मीर को एक बार फिर 370 जरूर बहाल कराने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारी बहुत सारी जो इन 10 सालों में हमारी जो जितनी चीजें यूटी में रहकर हमारी जम्मू कश्मीर ने खोई हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसको जो बीजेपी ने एक गड्ढा जो यहाँ पैदा कर दिया था, तो कहीं ना कहीं उस चीज को भरने की कोशिश पूरी की जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, ये 370 जिस तरीके से लोग आज बीजेपी के जो लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये 378 पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, मैं आपको बताता चलूँ ये इस देश के संविधानिक हक है। तो कहीं ना अगर जम्मू कश्मीर ने कुछ खोया है तो पाया कुछ भी नहीं पिछले 5 साल में। देखिए, मुझे बात ये जरूर कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस 10 सालों में जम्मू कश्मीर के जो हालात बनाए गए हैं यूटी में और जो हमारा एक जम्मू रीजन को टारगेट करने की कोशिश की गई है, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की पॉलिसीज वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं फेल रही है। देखिए, जम्मू रीजन में एक वक्त था कि आतंकवादी हमले कभी नहीं हुआ करते थे। सुखविंदर जी, क्या सिक्योरिटी आपकी प्रायोरिटी है या नहीं? जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर की युवा आपकी प्रायोरिटी है या नहीं? आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का युवा फिर से पत्थरबाजी करे, जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से वही माहौल बने? सिक्योरिटी के लिहाज से, सिक्योरिटी के नजरिए से और इस आम नागरिक के तौर पर इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं आम नागरिक? देखिए, मुझे यही चीज समझने में थोड़ा सा समझ नहीं आ रही है कि आखिर एक सरकार बनने के बाद हमारी सिक्योरिटी किस तरीके से वो टारगेट हो रही है। देखिए, सिक्योरिटी फोर्स आज भी हमारी फोर्सेज सेंटर के अधीन है, एलजी साहब के अधीन है, तो इसके अगर सरकार बनने के साथ अगर जोड़ा जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक गलत तरीका है कहने का मतलब कि यहाँ सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की बन गई है तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जो है वो टारगेट पे हो रही है। तो सर सुखविंदर जी, जा रहा है जब केंद्र में 3.0 की सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार शपथ ली थी, तो उस समय भी ये हो रहा था, तो इसको क्या समझा जाए? देखिए, जैसे मैंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्स को लेकर अगर बात की जाए तो इस वक्त भी सिक्योरिटी फोर्सेज हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, होम मिनिस्टर साहब के अधीन है, तो कहीं ना कहीं कमजोरियां वो अपनी कमजोरियों से पल्ला झाड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये बताना चाहते हैं कि भाई ये नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार है, ये अवाम की आवाज है। तो देखिए, बहुत कम लोग हैं जो इस चीज का विरोध कर रहे हैं 370 का। हमारा 90% जो इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर में लोग घरों में दिवाली बना रहे हैं कि भाई हमारा 370 एक बार फिर मिलेगा हमें। तो कहीं ना कहीं ये चीज समझनी चाहिए, ये लोगों की आवाज है, आवाम की आवाज है, इसको जल्द से जल्द बहाल करना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं होम मिनिस्टर साहब को सबसे ज्यादा सुखविंदर जी वोट प्रतिशत के नाते देखा जाए तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई, तो क्या उनका ये फैसला सही नहीं था? देखिए आप एक तरफ देखिए हमारे कांग्रेस के सहयोगी साथ में, आम आदमी पार्टी के सहयोगी साथ में है 370 के ऊपर, पीडीपी का भी स्टैंड 370 के ऊपर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी स्टैंड इसके ऊपर है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे जम्मू कश्मीर की आवाज है, ना कि ये आप बीजेपी वाले कुछ लोग अगर इसको विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लोग खुद गलत जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ गलत करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इन 10 सालों में हमारी बहुत सारी जो युवा है, कम से कम 1 लाख तो युवा हमारा जो वो है 10 सालों में जो एवरेज हो गया, तो कहीं ना कहीं वो लोग इस बार इन्होंने टारगेट किया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो पॉलिसीज रही है जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी की फेल पॉलिसी की वजह से आज हमारे अगर जम्मू कश्मीर की यहाँ पर टेररिज्म का जो मुद्दा है वो भी ठीक है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने क्या मजबूरी थी? 5 दिन का सदन है, जब ऑलरेडी पता है पहले दिन हंगामा हो चुका है, तीसरे दिन हंगामा हुआ, आज भी हंगामा देखने को मिला, एडजोर्न हो चुका है सदन। पहले दिन जो है वो पीडीपी द्वारा यहाँ पर रेजोल्यूशन लाया गया, क्या कुछ मजबूरी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की? क्योंकि अपना होल्ड बनाना चाहती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस,
पीडीपी के सामने थोड़ा सा नीचे हो चुकी थी, क्योंकि ये मुद्दा काफी अहम कश्मीर और जम्मू दोनों में है। पीडीपी ने पहल कर ली थी, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने क्या मजबूरी थी ये मुद्दा उठाना एक बार फिर से? देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई मजबूरी नहीं है। हमारा 370 हमारे मैनिफेस्टो में प्रमुख मुद्दा ही 370 है। तो हमें किसी पार्टी का मैं ये जरूर कह दूं, क्या हमारी एक पार्टी है जो लार्जेस्ट पार्टी है जम्मू कश्मीर में, जो जीत कर आई है और जिन्होंने सरकार बनाई है। हमें किसी की मजबूरी या किसी का फायदा, ये चीज मुझे लगता है अलग बात है। आप इस वक्त जम्मू कश्मीर की पूरी जम्मू कश्मीर की आवाज बनकर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस आई है तो हमने पूरे जम्मू कश्मीर की आवाज को आगे लाना है भाई। इस वक्त वो देखिए आज कुछ जगहों पे अगर 370 के खिलाफ अगर प्रदर्शन हुए तो मुझे लगता है 20 या 30 लोग प्रदर्शन करने के लिए, लाखों लोग इस चीज को दिवाली बना रहे हैं भाई। हमारा 370 जो हमारा हक है। एक चीज मेरा लास्ट कमेंट में लेकर दे दूं आपको। देखिए एक तरफ स्पेशल स्टेटस देने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर बिहार को मिल सकता है, अगर वो मांग रहे हैं तो हम मांग रहे हैं, हम एंटी नेशनल कैसे हो गए? ठीक है, कहीं ऑटोनॉमी वाले रेजोल्यूशन का हाल न बन जाए। सुखविंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आवाज से जुड़ने के लिए और ये अपनी बातें बहुमूल्य बातें रखने के लिए। देखिए लगातार नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर पीडीपी की बात करें, उनके सभी विधायक और नेता इस वक्त 370 को लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक और जो उनके कार्यकर्ता हैं वो इसके खिलाफ इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब विरोध प्रदर्शन अब मात्र असेंबली के अंदर नहीं बल्कि इसकी हवा अब असेंबली के बाहर यानी सड़कों तक भी पहुंच गई है। अब ये आग कहां तक फैलेगी, इसका धुआं कहां तक उठेगा, ये देखना बेहद ज्यादा दिलचस्प है। आपको जरा बताते हैं इस वक्त पीडीपी के एमएलए वहीद पर्रा की एक प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। रेजोल्यूशन में काफी वेग और एम्बिग्यूटी थी। द रेजोल्यूशन इज सीकिंग रेस्टोरेशन ऑफ डायलॉग फॉर 370 एंड स्पेशल स्टेटस। आज के रेजोल्यूशन में क्लियरली पब्लिक सेंटिमेंट और आउटरीच को हमने नजर में रख के ये कहा, वन वी कंडेम द 5th August 2019 मूव which was done by BJP in the Parliament of India. Secondly, we seek the restoration of 370, 35A, special status of Jammu and Kashmir in its original form, in its pristine form. वही रेजोल्यूशन हमने टेबल किया, वही रेजोल्यूशन हमने आज टेबल किया स्पीकर के पास। हमारी गुजारिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको टेबल करे क्योंकि वो मेजॉरिटी पार्टी है, या हमें टेबल करने दे और उसको सपोर्ट करे, और यही हम चाहते हैं। बाकी देयर इज नो स्कोप फॉर डायलॉग एंड ऑन deliberations of 35A and 370। नहीं, वो तो देखिए दोनों साइड जब प्लेइंग टू गैलरी। कल के रेजोल्यूशन को बीजेपी ने पहले अमित मालविया साहब ने दिल्ली से तारीफ की। तो हमारी कोशिश है जो पब्लिक सेंटिमेंट है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये पहला हाउस है, इट शुड रिफ्लेक्ट द पब्लिक सेंटिमेंट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड 5th August move should be condemned and special status Article 370 should be restored along with 35A in its original form। इसके रेजोल्यूशन में काफी वेग और एम्बिग्यूटी। तो आपने सुना वहीद पर्रा इस वक्त जिन्होंने सबसे पहले इस पूरे मुद्दे को लेकर हवा बनाई थी पहले ही दिन सत्र के दौरान में। और अब देखिए जो 3 तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं और किस तरह से लगातार स्पेशल स्टेटस को लेकर आवाज उठाई जा रही है कि वापस बहाल किया जाना चाहिए। धक्का मुक्की भी देखने को मिली और कुछ विधायकों को मार्शल के जरिए बाहर भी निकाला गया जबरन। देखिए किस तरह से ये तीसरी तस्वीर देखिए कैसे नेताओं को वहां से बाहर निकाला जा रहा है, धक्के मुक्के जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि 3 तस्वीरें धारा 370 पर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है सदन में, और दूसरी तस्वीर देखिएगा इस तरीके से नेताओं के बीच में धक्का मुक्की का माहौल। और आज ही नहीं, यहाँ पर हमने पहले दिन भी इसी तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखी। उम्मीद कुछ और थी लेकिन यहाँ पर तस्वीरें कुछ और हैं। लेकिन तीसरी तस्वीर देखिएगा किस तरीके से मार्शल द्वारा लगातार विधायकों को बाहर फेंका जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक है जिन्हें कि यहाँ पर सदन से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और पहली तस्वीर पर जरा गौर कीजिएगा, धारा 370 पर लगातार हंगामा हो रहा है और ऐसे छोटे बच्चों की तरह कहीं ना कहीं विधायक लड़ते नजर आ रहे हैं। 370 को लेकर हंगामा हुआ, पहले दिन भी हंगामा हुआ, तीसरे दिन भी हंगामा हुआ, और आज हंगामा यहाँ पर एक पोस्टर दिखाने पर शुरू हुआ जब इंजीनियर आसिफ के भाई जो है वो एक पोस्टर दिखाते हैं जिस पर लिखा होता है कि वी डिमांड आर्टिकल 370, रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन जम्मू कश्मीर। तमाम चीजों को लेकर हमारे साथ एक बार फिर से डॉक्टर निर्मल सिंह जो कि पूर्व डेप्यूटी सीएम है जम्मू कश्मीर के, वो ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब
तस्वीरें क्या कुछ बयान कर रही है, ये तस्वीर आपने भी देखी होंगी। तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक इतने बागी हो गए कि उन्हें मार्शल द्वारा उठाकर बाहर फेंकना पड़ा। क्या मजबूरी थी? लोगों के मुद्दों की बात की जा सकती थी, लोगों के हित में बात की जा सकती थी। देखिए, लोगों के हित की कौन सी बात है? भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो जो असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, आइन के खिलाफ हो रहा है, उसके लिए वो लड़ रहे हैं। 370 जिसका जो प्रेरोगेटिव जम्मू कश्मीर असेंबली का नहीं है, वो पार्लियामेंट का है। वहां फारूक अब्दुल्ला थे, मसूदी साहब थे, वहां पास हुआ। तो ये जो लोग हैं सारे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इसी बात को नहीं माना। उसके बावजूद भी इस प्रकार की जबकि लोगों के मसले लाने चाहिए थे, इन्होंने वायदा किया है कि मुफ्त पानी देंगे, बिजली देंगे, 300 यूनिट पानी देंगे। जो है ये जो लोग हैं अपने डेली वेजेस उसको रेगुलराइज करेंगे। डॉक्टर साहब क्या है पैसा देंगे? ये पॉलिटिकल फेविकोल की तरह इस वक्त नजर आ ये रहा जो है। सारा है उसके मद्देनजर तो 370 का रेजोल्यूशन जो यहाँ का प्रेरोगेटिव नहीं या कर ही नहीं सकते। ये लेकिन सिर्फ डॉक्टर साहब सभी भारतीय जनता पार्टी के जो कर लोग रहे हैं हैं। सभी के सुर मिलते जुलते हैं। अभी कविंद्र गुप्ता जी से बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि असंवैधानिक तरीके से ये बिल लाया गया, ये रेजोल्यूशन लाया गया। आप भी यही कह रहे हैं। लोगों की बात कब होगी? असंवैधानिक तरीके से 370 हटाया गया, ये पीडीपी का कहना है, कांग्रेस का कहना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है। अब आप कह रहे हैं रेजोल्यूशन असंवैधानिक है। देखिए, लोग जो है वो किसके द्वारा, पार्लियामेंट लोगों किसको रिप्रेजेंट करती है? जी, जिसका प्रेरोगेटिव है। लोकसभा में उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती दोनों जो है लड़े थे। 370 को बनाया था उन्होंने, दोनों हारे। कश्मीर के लोगों ने हराया उनको 370 के ऊपर, 35 के ऊपर। और असेंबली का तो वो मुद्दा ही नहीं है। असेंबली ने जो वोट किया है यहाँ के लोगों, कश्मीर में 7% से ऊपर जो वोट किया है वो अपने मुद्दों मसलों के लिए किया है। लेकिन डॉक्टर साहब उसके बाद भी ये मैनिफेस्टो के टॉप मुद्दों में एक था, टॉप में था। देखिए, मैनिफेस्टो में ये पार्लियामेंट में लेके आए ना, संसद में लेके आए। जैसे कांग्रेस जो चुप बैठी है, वो हिपोक्रेसी कर रही है। राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए इसका। निर्मल जी, लेकिन मैनिफेस्टो में तो था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके समर्थकों को ये भी समझना काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर फैसला हुआ है, स्टेटहुड वापस लाया जाएगा। लेकिन 370 एक पास है, अमित शाह भी कह चुके हैं और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी यही फैसला निकलकर सामने आया था। ये समझना काफी इम्पोर्टेंट है इन लोगों के लिए। हाँ, वो समझना क्या, नहीं समझ रहे ना, यही तो दिक्कत है ना। तभी तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है उसको विरोध कर रहे हैं। जी, जब ये जबरदस्ती करते हैं, चोरों की भांति रेजोल्यूशन लाते हैं, सुरेंद्र चौधरी जो जम्मू के हैं उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं और उमर अब्दुल्ला वहां बैठे जो है हमें हंसते हैं, तो ये क्या है? कौन सा ये लोकतंत्र की बात करते थे? ये असेंबली के इलेक्शन भी हो रहे, असेंबली जो चुनी गई है लोगों के मसलों को ठीक करने के लिए। सर कांग्रेस को लेकर कांग्रेस के स्टैंड को लेकर क्या कहना रहेगा आपका? देखिए, कांग्रेस जो है वो हिपोक्रेट है, हिपोक्रेसी है, साइलेंट स्पॉट है। कांग्रेस जो है वो एनसी से मिलकर, पीडीपी के साथ मिलकर कांग्रेस अपने पाकिस्तान को मौका दे रही है कि वो दुनिया में भारत के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा करे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने किस तरह से बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस वक्त गुस्से में नजर आ रहे हैं धारा 370 के रेजोल्यूशन को लेकर। ये पार्लियामेंट का मुद्दा है, पार्लियामेंट में पास हो चुका था जब धारा 370 को हटाया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे संवैधानिक बताया था। फिलहाल वक्त थोड़े से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सबका छोटे से ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहाँ पर अगली खबर रियासी से निकलकर सामने आ रही है, जहाँ पर एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। बता दें कि सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत गई है। यहाँ पर बता दें कि गहरी खाई में एक वाहन जा गिरा, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हुई, उनकी जान चली गई है। रियासी में बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। जियारत मोड़ के पास से सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 3 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं।
3 लोग एक गाड़ी में सवार होते हैं जिसका नंबर भी सामने आया है। वो एक्सीडेंट जो है वो हो जाता है और जियारत मोड़ एरिया के पास गहरी खाई में वाहन गिरने की वजह से 3 व्यक्ति अपनी जान गंवा बैठते हैं। और आगे की प्रक्रिया जो है वो पुलिस द्वारा यहाँ पर की जा रही है। क्या कुछ कारण रहे, क्या ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग का इस तरीके के कुछ कारण यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन तस्वीर आपके सामने है। बुरी तरीके से जो वाहन है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है और गहरी खाई में गिरने से 3 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर इनिशियल रिपोर्ट्स की मानेंगे तो 3 लोगों की जान गई है, जो 3 लोग इस गाड़ी में सवार थे। इस गाड़ी का नंबर JK20C7280 सामने आ रहा है, जो कि इस तस्वीर में नहीं पहचाना जा रहा क्योंकि क्षतिग्रस्त बुरे तरीके से ये गाड़ी हुई है। और 3 लोग इसमें सवार थे और तीनों की ऑन स्पॉट मौत हो गई है। अब अगर पुलिस की बात करेंगे, मौके पर पुलिस पहुंची है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जिसकी वजह से कि 3 लोगों की बॉडीज को गहरी खाई से निकाल कर आगे की जो पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। लेकिन पुलिस जांच में जुट चुकी है कि आखिरकार ये सड़क हादसा पेश क्यों आया। और लगातार हम आपको अपडेट करते नजर आ रहे हैं किस तरीके से रियासी में सड़क हादसे हो रहे। कुछ दिन पहले भी एक हादसा हुआ था, 6 लोग एक गाड़ी में सवार थे, 3 लोगों की मौत हुई और 3 लोग घायल भी हुए थे। आज एक और सड़क हादसा होता है, 3 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। बिल्कुल जरा इस वक्त आगे बढ़ेगी एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है झारखंड चुनाव को लेकर, क्योंकि झारखंड में इस वक्त लगातार चुनावी सरगर्मियां मिल रही हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। छतरपुर और विश्रामपुर में जेएमएम ने राजद का साथ छोड़ दिया है। देखिए, कुछ जगहों पर गठबंधन तो है लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर गठबंधन नहीं है। कायर की तरफ पीछे से वार क्यों, सोरेन का कहना है। देखिए हेमंत सोरेन का बयान, उन्होंने कुछ मुख्य बातें कही हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। इस वक्त लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और बयानों के बौछार देखने को मिल रहे हैं। झारखंड सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधा है, हिम्मत है तो साधने से लड़ाई करो। सोरेन ने कहा है, सीएम का कहना है, कायर की तरफ पीछे से हमला नहीं करते, अगर आप में हिम्मत है तो आप सीधे सामने आकर लड़ाई लड़ो, ये चुनावी लड़ाई लड़ो, सियासी लड़ाई लड़ो। फिलहाल लगातार एक तरफ से बीजेपी के दिग्गज नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अकेले दम पर हेमंत सोरेन लड़ाई लड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन सीएम झारखंड, उन्होंने क्या कुछ कहा है, अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ो, कायर अंग्रेजों की तरह लगातार पीछे से वार क्यों, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी कोई एजेंसी, कभी कोई और। अब अरबों रुपए खर्च कर दिए मेरी छवि बिगाड़ने में, अजब हालत है। 11 साल के केंद्र में बीजेपी की सरकार है, 5 साल राज्य में रही, खुद को डबल इंजन सरकार बोलती रही, फिर इस तरह से रघुवर सरकार के 5 साल सिर्फ हाथी क्यों उड़े? क्यों 5 सालों में 13,000 स्कूल बंद किए गए? क्यों 5 साल में 13 लाख, जी हाँ 13 लाख राशन कार्ड कैंसिल किए गए? क्यों 5 साल में एक जेपीएससी परीक्षा नहीं हुई? क्यों 5 साल में वृद्धा विधवा पेंशन नहीं बढ़ाई और ना ही मिली? देखिए, ये बड़े आरोप इस वक्त अपने एक्स के जरिए यहाँ पर हेमंत सोरेन ने गढ़े हैं। क्यों 5 साल में झारखंड की बिजली बांग्लादेश में बेची गई? क्यों 5 साल में सेविका, सहिया, पारा शिक्षकों पर लगातार लाठियां बरसाई गई? क्यों 5 साल में बच्चियों की पढ़ाई के लिए कोई योजना नहीं लाई गई? क्यों 5 साल में बहनों के लिए मैया समान योजना नहीं लाई गई? और मैया समान योजना अभी अभी जेएमएम की तरफ से लाई गई है। क्यों लगातार बिजली बिल बढ़ाया गया? ऐसे अनगिनत सवाल, ये तमाम सवाल हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए हैं। देखिए, ये सिलसिला यही नहीं थमा, आगे भी कुछ उन्होंने सवाल किए हैं। बिल्कुल, ये तमाम बड़े सवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो यहाँ पर वो है जो सीएम के पद पर तैनात है हेमंत सोरेन, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो 5 सालों में झारखंड की बिजली बांग्लादेश को बेची गई, हम अपने काम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। ये तमाम बड़ी चीजें जो है वो यहाँ पर कही गई, हम अपने काम को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। कोरोना में झारखंडी श्रमिकों को घर हवाई जहाज से लाने के साथ साथ हमने ऊपर लिखे भाजपा सरकार के सभी कुकृत्यों को पीछे छोड़कर वो काम किया जो वो कभी सोच भी नहीं पाए, और आगे युवाओं के हर मुद्दे को ईमानदारी पूर्वक समाधान से लेकर हर वो कार्य करेंगे जो एक झारखंडी के हित में होगा।
ये तमाम बड़े आरोप कहीं ना कहीं सीएम हेमंत सोरेन भाजपा की सरकार पर लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर कई बड़े आरोप, युवाओं के हवाले से आरोप लगाया गया, महिला समान योजना को लेकर आरोप लगाया गया, लड़कियों की बच्चों की पढ़ाई को लेकर आरोप लगाया गया, बिजली, पानी, सड़क, तमाम मुद्दों को लेकर आरोप हेमंत सोरेन लगा रहे हैं। क्योंकि इस समय विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और इस बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ बात करेंगे तो अंतरकलह की खबरें इनिशियली हमने किस तरीके से देखी, यहाँ पर अंतरकलह की खबरें, इंटरनल डिस्प्यूट इंडिया ब्लॉक में देखने को मिला। एक बार फिर से स्थिति साफ है, कहीं ना कहीं आरजेडी है, जेएमएम है, कांग्रेस है, इन तीनों के बीच में सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर एक बार फिर से अंतरकलह निकलकर सामने आ रही है। तो हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता मनीष झा ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, लगातार समीकरण स्थितियां जो है वो बदलती नजर आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो चुका है। कई बड़े आरोप हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए, युवा, बच्चियां, वृद्धावस्था के जो लोग हैं, पेंशन को लेकर, क्या कुछ पूरी जानकारी, किस तरीके से देखते आप इन सभी चीजों को? शिवकुमार, जब प्रधानमंत्री गढ़वा आए थे, चाईबासा आए थे, तो उन्होंने चुन कर राज्य सरकार को घेरा, एक मुद्दे को पकड़ा और पॉइंट लेकर मुख्यमंत्री को घेरने का प्रयास किया, राज्य सरकार को घेरने का प्रयास किया। उनके सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये सभी बातें कही हैं। उन्होंने वो सभी कमियां गिनाई जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2019 से पहले की गई थी। उन्होंने आड़े हाथों लिया कि आज यदि पिछले 5 साल का हिसाब गवर्नमेंट मांग रही है, प्रधानमंत्री मांग रहे हैं, बीजेपी मांग रही है, तो उन्हें हिसाब देना चाहिए कि इससे पहले 5 साल बीजेपी की केंद्र में भी सरकार थी और राज्य में भी सरकार थी। उस समय उन्होंने क्यों नहीं किया जनता के लिए जो आज हिसाब मांग रही है। उन्होंने कमियां गिनाया कि स्कूल को मत यानी स्कूल बंद कराने का काम किया। उन्होंने ये भी बताया कि उस समय हाथी उड़ाई जा रही सरकार कराने का अर्थ है कि विकास तो वो कर रहे थे, परंतु विकास धरातल पर था नहीं, सिर्फ नेताओं का विकास हो रहा था, मंत्रियों का चुनाव इस वक्त मुख्यतः महिला सम्मान के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो इतना महिला सम्मान तो एक दिल का सम्मान है, दिल से सम्मान होना चाहिए। सभी महिलाओं के लिए एक सम्मान होना चाहिए, कोई पैमाना नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हों या आम लोग हों। लेकिन उसके बाद भी ये महिला सम्मान की योजना हो या फिर महिला सम्मान की बातें हों, उसी के इर्द गिर्द इस वक्त पूरी राजनीति नजर आ रही है। त्रिपुरा महिला सम्मान जो महिला सम्मान योजना दी जा रही है झारखंड में, ये एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। इसलिए क्योंकि आधी आबादी महिलाएं अगर किसी भी पार्टी के या किसी भी गठबंधन के पक्ष में हो जाती है तो वो निश्चित तौर पर चुनाव परिणाम पर असर डालेगा। क्योंकि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया गठबंधन का कार्यक्रम है और इसका लाभ उसे ना मिले, इसको लेकर एनडीए की ओर से भी जो घोषणा पत्र जारी की गई उसमें बताया गया कि दीदी गोगोल दीदी योजना के तहत 2000 आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है, अब चुनावों के माहौल में इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, उनको कितना फायदा इन तमाम इंटरनल डिस्प्यूट की वजह से हो सकता है? क्योंकि सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर इंडिया ब्लॉक में कहीं ना कहीं खींचातानी देखने को मिल रही है। ये तो निश्चित है कि जब भी आपस में कोई भी पार्टी या कोई भी गठबंधन के लोग लड़ते हैं तो इसका जो फायदा है वो अपोजिट को हो जाता है, अपोजिशन को हो जाता है। तो यदि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं तो आने वाले समय पर निश्चित इसका लाभ उन्हें होगा। परंतु अगर हम दोनों दृष्टि से देखें कि जिस तरह से समय आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरह से घोषणा किया है अब वो राजद का साथ नहीं देकर कांग्रेस का साथ देंगे, तो अंदरूनी कलह सामने आया है और इस मामले में एनडीए के जो प्रत्याशी या एनडीए के जो हित नेता है वो लाभ लेने में माहिर माने जाते हैं। तो अंदरूनी कलह का लाभ निश्चित रूप से एनडीए को होने वाला है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से सीपीआई को अपने खेलने में कर लिए, वो भी नाराज थे। बाद में जहाँ सीपीआई के कैंडिडेट थे वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया,
तो जो देखने वाली बात होगी क्या 1 या 2 दिन में संविधान बदलता है। आपको याद होगा शिवपन जिस तरह से इरफान अंसारी जो मंत्री हैं झारखंड सरकार में, उन्होंने ठीक है वरिष्ठ, ओके एक समय वो सियासी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वरिष्ठ ये जानकारी साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। देखिए झारखंड में तो सियासत तेज है, लेकिन इधर जम्मू कश्मीर में भी इस वक्त विधानसभा सत्र के बाद हंगामा देखने को मिल रहा है। अंदर क्या बाहर क्या, एक तरह की स्थिति है। तारिक अहमद कर्रा ने इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा सुन। बाकी जहां तक सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का ताल्लुक है, उस वर्डिक्ट के बाद में अगर हमें कुछ मांगने के वास्ते रहा है, वो तो सिर्फ यहाँ का हमें जो रियासत का दर्जा है वो उनका अपना सोचना होगा कौन सी एम्बिग्विटी है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में अगर हमें कुछ मांगने लायक रहा है वो ये स्टेटहुड है, तो उनकी क्या इस पे राय है उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी जहां तक तो देखिए आपने सुना तारिक अहमद कर्रा का ये बड़ा बयान, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा विधानसभा के अंदर सुबह से क्या दृश्य बने, क्या तस्वीरें बनी, जहां पर भाषणों का जोर होना चाहिए वहां पर जोर आजमाइश बाजुओं के साथ हो रही है, और उसी को लेकर इस वक्त ये प्रतिक्रियाओं का दौर गर्म है। इस वक्त हमारे साथ इंस्टीट्यूट एडिटर गौहर साहब जुड़े हुए हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे इस बयान को लेकर क्या कुछ इसके संकेत नजर आ रहे हैं और इस बयान के पीछे क्या कुछ पूरी कांग्रेस का इस वक्त जो स्टैंड है, क्योंकि सवाल भी खड़े होने लगे हैं। गौहर साहब बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए मेरे ख्याल से एक बार अगर बयान पूरा चलता तो हमारे व्यूअर्स को भी ये पूरी बात समझ आती कि आखिर तारिक अहमद कर्रा जो प्रेसिडेंट है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने कितना बड़ा बयान दिया है। क्योंकि ये बयान की जो स्टेटमेंट है ये आउट ऑफ इट्स ओन एक बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आया है कांग्रेस इसको एंडोर्स कर रही है, लेकिन उनकी एक डिमांड है कि स्टेटहुड विद गारंटीज रेस्टोर किया जाए। यानी जो कल रेजोल्यूशन आया है उससे हटकर एक अलग से लाइन खींचने की आज कोशिश की गई है तारिक अहमद कर्रा साहब की। अगर तुमने माना कि वो इस रेजोल्यूशन के बिल्कुल पास में है, इनके साथ साथ खड़े हैं क्योंकि वो कोलिशन पार्टनर है, लेकिन जोर देकर जो बात तुमने कही, उन्होंने कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है वो एज इट इज है, हमने आगे देखना होगा और आगे ये है कि स्टेट हमारे पास हो और स्टेट विद फुल पावर्स हो, यानी उनकी पूरी तवज्जो जो है वो स्टेटहुड पर है, नॉट टू 370, न कि डायरेक्टली वो 5 अगस्त 2019 के किसी भी फैसले का निंदा करते हुए नजर आए या वो उसको एंडोर्स करते हुए नजर आए कि इसको रेस्टोर किया जाए। एक बार अगर वो ऑन ईयर होता तो सबसे ज्यादा बेहतर वो होता। ठीक है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को वो बयान सुनाते हैं जो तारिक अहमद कर्रा ने किया। जब पूरा बयान सामने आएगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना स्टैंड सामने रखा है, क्योंकि लगातार ये सवाल भी खड़े हो रहे थे कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच, इस पूरे मामले के बीच इस वक्त कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा, कांग्रेस किस तरह से अपने सरकार में जो सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी या नहीं। लेकिन जिस तरह से पहले राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर बात हो रही थी कि राज्य का दर्जा वापस जम्मू कश्मीर को मिले और जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त नवनियुक्त सरकार है उस सरकार को स्टेटहुड के अंदर वो सारी ताकतें मिले, वो सारी शक्तियां मिले जो उनको आम लोगों के लिए या फिर आम लोगों के कामकाज केले करने के लिए उनकी जरूरत पड़ती है। फिलहाल जब से विधानसभा सत्र शुरू हुआ है, विधानसभा सत्र के पहले दिन ही धारा 370 को लेकर बात उठी, उसके बाद हंगामा हुआ, दूसरे दिन भी इसी तरह से देखने को मिला, तीसरा दिन भी गया और चौथा दिन आज जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये साफ कर दिया है, कांग्रेस के मुखिया ने ये बड़ा बयान दिया है। बाकी जहां तक सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का ताल्लुक है, उस वर्डिक्ट के बाद में अगर हमें कुछ मांगने के वास्ते रहा है वो तो सिर्फ यहाँ का हमें जो रियासत का दर्जा है वो उनका अपना सोचना होगा कौन सी एम्बिग्विटी है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में अगर हमें कुछ मांगने लायक रहा है वो ये स्टेटहुड है,
तो उनकी क्या इस पे राय है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी जहां तक तो आपने सुना, अभी तक कितना ही बयान आ रहा है, लेकिन लगातार इस बयान को सुनाने की हम कोशिश भी कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, उसके बाद हमारे पास कुछ रहा नहीं है मांगने के लिए। है तो सिर्फ और सिर्फ स्टेटहुड है। स्टेटहुड आएगा, राज्य का दर्जा आएगा, तो यहाँ पर एक सशक्त सरकार बनेगी। जो गवर्नमेंट है वो एम्पावर होगी, उनके पास शक्तियां होंगी, उनके पास ताकतें होंगी। वो इस जम्मू कश्मीर के अंदर, इस राज्य के अंदर जब स्टेटहुड मिलेगा, एक राज्य बनेगा, तो तमाम चीजें वैसे ही चलेंगी जो पहले चला करती थी। साफ तौर से कहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट आ चुका है कि जो भी जम्मू कश्मीर में हुआ, 370 यहाँ से एब्रोगेट हुआ, 35 से रिपील हुआ, वो तमाम चीजें जो है संवैधानिक थी, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब जो बचा है वो सिर्फ यही है, क्योंकि पार्लियामेंट में भी यही कहा गया और सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहा गया कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। हामिद कर्रा ने साफ तौर से कह दिया है कि अब सिर्फ हम स्टेटहुड डिमांड कर सकते हैं और स्टेटहुड टाइम आने पर जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगा, लेकिन वो टाइम कब होगा वो अपने आप में बड़ा सवाल है। तो इसी बीच सजाद गनी लोन का भी यहाँ पर बयान सामने है, उनकी प्रतिक्रिया सामने है, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। कोई जिक्र ही नहीं है, सो लेट हिम नॉट प्ले अ पार्टिजन रोल। इस कुर्सी को अब शर्म नहीं आनी चाहिए कि ये स्पीकर की कुर्सी है। वी वांट ए क्लियर कट ड्यू रेजोल्यूशन। अमेंडमेंट नहीं हो सकती है रेजोल्यूशन में, वो लॉट में नहीं है। ये नया रेजोल्यूशन लाए, ये वर्डिंग है जिसमें क्लियर कट हो कि हमें 370 वापस चाहिए, 35A वापस चाहिए, और हम 5 अगस्त को रिजेक्ट नहीं, कंडेम करते हैं कि लोगों को घर में बंद रखा गया, टेलीफोन लाइनें काटी गई, बाप और बेटा, बच्चे बात नहीं कर पाए जो बाहर थे, हमको जेल डाला गया, लोगों को जेल डाला गया, हमारे वर्कर्स को इलाहाबाद, आगरा लिया गया। इनके वर्कर्स को तो नहीं लिया, शायद इनको परेशानी नहीं होगी। डोंट दे डिजर्व कंडेमनेशन? वो डिजर्व नहीं करते हैं कंडेमनेशन। तो इसलिए ये फिक्स मैच लग रहा है। इफ दे डोंट साइन ऑन अ रेजोल्यूशन, इफ दे डोंट ब्रिंग अ रेजोल्यूशन, देन इट इज अ ब्लडी फिक्स मैच। तो वो देखो यार, मेरी बात सुनो। अब आप किसी पार्टी का मेंबर मत बनो, सिंपल इस रेजोल्यूशन पर बात करो। वो रेजोल्यूशन हमने एक्सेप्ट किया, साइन किया, वो वीक है। हमें हजारों लोगों के फोन आए हैं कि ये क्या आपने किया है, ये उसके बारे में, और ये फिक्स मैच है। वो एक वीक रेजोल्यूशन लाते हैं, वो शोर करते हैं, मजे में वो दोनों शोर कर रहे हैं, उसके चले जाते हैं। दिस कांट हैपन। दिस इज नॉट द रीजन दैट वी केम टू असेंबली। हम बच्चे नहीं हैं स्कूल के कि उछल कूद के। अब ये कुर्सी साहब के साथ हमने लड़ा है, इनने हमारे खिलाफ लड़ा है, हमने इनके खिलाफ लड़ा है, लेकिन एज ए कश्मीरी जब मैंने देखा कि अकेले इन पर अटैक हो रहा था, मुझे रहा नहीं गया। और तब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मेंबर ये नाराबाजी, उनमें से एक आया कोई बचाने इसको, सब ढूंढ गए, सब ड्रामा है। और कल हमने सपोर्ट किया, और इनका एक स्पोक्स पर्सन सवेरे ट्विटर पर लिखता है कि ये अलाइज है बीजेपी। अनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमने आपको बोला ये रेजोल्यूशन है, इस पर साइन करके आप लाओ, हम आपके पीछे पीछे। लेकिन धोखा मत दो लोगों को कि हमने रेजोल्यूशन पास किया व्हेन देयर इज नथिंग हैज बीन पास। वी वांट क्लियर कट अनकंडीशनल rejection and condemnation of 5 August 2019 and a simple demand, give us free जो 4 अगस्त को था, हमें वो दे। कोई जिक्र नहीं है। तो आपने सुना सजाद गनी लोन, जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं, उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया। साफ तौर से 370 को वापस लाने की मांग उन्होंने भी की है। उन्होंने कहा है कि लगातार बयानबाजी की जा रही है कुछ ऑपोजिशन पार्टीज द्वारा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है वो बीजेपी के साथ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस तरीके का जो स्पीकर का जो उन्होंने स्पीकर के कार्यकाल जो थी, कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जो 4 अगस्त को जम्मू कश्मीर के पास था, वो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को वापस मिलना चाहिए, यानी कि 370 और 35 से जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए उन्होंने भी कहा कि इतना करने की जरूरत नहीं थी, आराम से इससे साइन होता, हम इनके साथ हैं इस रेजोल्यूशन को लेकर, और आराम से इससे पास हो जाता। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब आने वाले दिनों में इसका असर क्या कुछ देखने को मिल सकता है, ये रेजोल्यूशन किस तरह से आगे जाएगा, और इस पर जब संसद तक बात पहुंचेगी वहां पर क्या कुछ होगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे, एक और बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर हलचल तेज नजर आ रही है, और देखिए उद्धव ठाकरे ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है
ये महाविकास आघाड़ी का घोषणा पत्र आ गया है, शिवसेना यूबीटी, ये माननीय उद्धव ठाकरे का घोषणा पत्र आया है, जनता के सामने वचननामा रखा है। उद्धव ठाकरे का कहना है, उनका घोषणा पत्र महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर सामने आया है। महाराष्ट्र में एक चरण में पूरे चुनाव होने हैं, पूरे राज्य के अंदर 288 सीटों पर 23 नवंबर को चुनाव होंगे और 23 नवंबर को 2 राज्यों और कुछ राज्यों के उपचुनाव को लेकर भी नतीजे सामने निकल कर आएंगे। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त जो खिचड़ी पक रही है, वो खिचड़ी बाकी राज्यों से काफी अलग है और अब कहीं न कहीं इन तमाम दलों के लिए अपनी प्रतिष्ठा को बचाने की चुनाव भी है और पुरानी पार्टी नई पार्टी, यानी एक पार्टी के 2 खंड बने हैं, इसका खंड हुआ है, यानी 2 भागों में एक ही पार्टी बची है। अब दोनों के लिए ये चुनौती है कि कौन असली है और कौन नकली है, ये भी उनके सामने चुनौती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जनता किसकी तरफ जाएगी, जनता को कौन सी असली शिवसेना और कौन सी नकली शिवसेना, कौन असली एनसीपी और कौन सी नकली एनसीपी होगी, ये तय भी इन्हीं चुनाव में होगा जब चुनाव होंगे और परिणाम निकलकर सामने आएंगे। तो आपको बता दें कि यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे द्वारा यहाँ पर अपना वचननामा सामने रखा गया है। इलेक्शन मैनिफेस्टो को वचननामा का नाम दिया गया है और यूपीटी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। इसी बीच प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, आप भी सुनिए। हे सरकारचे आदेश हे स्टेट नॅरेटिव्ह आहेत का? अर्थात आमचं सरकार आल्यानंतर आम्ही ते फेकणारच आहोत, ते काही जागेवर ठेवणार नाही। पण हा सगळा विषय लक्षात घेऊन आम्हाला असं वाटतं की आमच्या परीने काही विषय हे आपण त्याच्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे आणि त्यानुसार आम्ही हा वचननामा आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीने प्रकाशित करत आहोत, जनतेच्या चरणी सादर करत आहोत। त्याच्यामध्ये अनेक वचनं जी आहेत ती महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्यातली जरूर आहेत, कारण शेवटी आमची आघाडी आहे। काही मोजकी करायची असतील वचनं अशी आहेत, जसं मुंबई आणि महाराष्ट्राचं गृहनिर्माण धोरण आम्ही ठरवणार आहोत। मुंबईप्रमाणेच महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये जसं मुंबईमध्ये झोपडपट्ट्या तशा काही शहरांमध्ये आहेत, तर तिथे सुद्धा आम्ही विकास करणार आहोत। तिथल्या स्थानिक शासनाच्या माध्यमातून अशा अनेक गोष्टी आहेत। मुंबईतलं पडवलेलं वित्तीय केंद्र हे नव्याने आम्ही धारावीमध्ये उभारू। धारावीमध्ये म्हणजे धारावीकरांना जिथल्या तिथे त्यांच्या उद्योगासह घर तर देऊच, पण मुंबई आणि महाराष्ट्रातील भूमिपुत्रांसाठी नोकरी कुठे? कारण मधल्या काळामध्ये आदित्य जे बोलला होता की आमच्या 3 प्रायोरिटी काय असतील। आणखीन एक विषय, आपल्या राज्यामध्ये जसं मुलींना शिक्षण मोफत दिलं जाते, आनंदाची गोष्ट आहे, पण मुलींप्रमाणे मुलांना देखील आम्ही मोफत शिक्षण देणार, हे सुद्धा आम्ही वचन त्याच्यामध्ये दिलेले आहे। 5 जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव हे स्थिर ठेवणार, हे सुद्धा वचन। तो आपने उद्धव ठाकरे को सुना, लेकिन इस वक्त आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी इस वक्त संबोधन करते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? कानपुर से यहाँ पधारे हमारे विधायक और मैठाणी जी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो मुझे फोन जरूर करते हैं। आदरणीय सुरेंद्र मैठाणी जी, माननीय विधायक हमारे आदरणीय बंशीधर भगत जी, आदरणीय किशोर उपाध्याय जी, आदरणीय सविता कपूर जी, लखनऊ की महापौर, जिन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई। और मैं सच बताऊं तो मैं जब 16 साल का रहा हूँगा तब मैं भी लखनऊ पहुँच गया था, और बहुत बाल्यकाल में तो सुषमा दीदी और हम सब साथ में वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो या हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यालय हो, लगातार साथ साथ संघर्ष करते थे। हमारे राज्य की मुख्य सचिव और अब तो इनको मैं कहता हूँ मातृशक्ति की प्रतीक है, पहली मुख्य सचिव है मातृशक्ति के रूप में राधा रतूड़ी जी, मुख्य सचिव राजस्थान, जिन्होंने इस कार्यक्रम के शुरुआत में अपना संबोधन हम सबके समक्ष रखा था, श्री सुधांशु पंत जी। मैं आपको देख के बड़ा गदगद हुआ कि जो है जैसे मैंने आपको अंदर देखा यहाँ, और मैं वास्तव में आप सभी का बड़ा हृदय से अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर इतने एक मुख्य सचिव की कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं अपने राज्य में, उसके बावजूद आप यहाँ पहुँचे। हमारे
सचिव वाणिज्य भारत सरकार श्री सुनील बरसवाल जी, और सुनील बरसवाल जी से अभी पिछले दिनों ही हमारी मुलाकात हुई थी। आपने जो बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, मैं आपका भी यहाँ पर बड़ा अभिनंदन करता हूँ। हमारे हिमानी जी ने, क्योंकि हिमानी जी ने अक्सर चाहे उत्तराखंड के कार्यक्रम यहाँ हो, चाहे मुंबई में हो, कहीं भी हो, किसी के अवसर पर हम उनको यहाँ याद करते हैं तो जरूर हमारे बीच में आती हैं। और हमारे लोक गायक, जिनको पूरे विश्व में जिन्होंने उत्तराखंड को ले गए, आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, भास्कर खुलवे जी समेत विश्वास चावल जी, और हम सबको जिन्होंने ये परिसर उपलब्ध कराया है। और अंदर आए तो हम सदैव पूज्य नित्यानंद जी के नाम से ऑडिटोरियम बना है, इस विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, और सुरेखा जी के साथ और उत्तराखंड राज्य के साथ ये हिस्ट्री भी है कि अभी हम कह रहे थे कि उत्तराखंड राज्य को जो एक गौरव प्राप्त हुआ है कि यूसीसी जो हमारे यहाँ विधेयक बनकर जल्दी लागू होने वाला है, उसमें आपने बहुत काम किया कमेटी के मेंबर के नाते। प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, भरत जी, हेमंत जी, फिल्मी दुनिया के हमारे सभी आए हुए हमारे सभी कलाकार, अभिनेता और पूरे भारत से पधारे सभी उत्तराखंडी भाइयों एवं बहनों, मैं एक बात भली भांति जानता हूं, और इस राज्य के मुख्य सेवक के रूप में 3 साल 5 महीने का कालखंड लगभग मेरा हो गया है। तो इस कालखंड में मैंने एक चीज जो महसूस करी, हम किसी को बहुत सारा उपहार दे सकते हैं, बहुत सारी अन्य वस्तुएं दे सकते हैं, लेकिन इन सबसे मैं महत्वपूर्ण किसी को मानता हूं तो उस समय को मानता हूं। आप सब लोग अपना समय देकर भारत के कोने कोने से यहाँ पधारे हैं। मैं आपका हृदय से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और भाइयों बहनों, 3 दिन पूर्व उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद से मरचूला में एक बड़ी दुखद घटना हुई, जिसमें हमारे 36 राज्य के भाई बहन बच्चे काल कलवित हो गए और 27 घायल। तो पहला प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन आप देख रहे थे, जिसमें मुख्यमंत्री खुद संबोधन कर रहे थे। न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।